जानकर बहुत खुशी हुई कि ऊर्जांचल दस्तक जो है ऊर्जांचल के विषयों को लेकर जनता में एक जागरूकता पैदा कर रही है। सर, हमारे ऊर्जांचल जो हमारे सोनभद्र सिंगरौली का एरिया है, वहाँ भी कई ऐसे युवा हैं जो पत्रकारिता से जुड़ना चाह रहे हैं। उनका स्वागत है माखनलाल विश्वविद्यालय में। बिल्कुल, देखिए, पत्रकारिता का ग्लैमर देख के मत आइए, पत्रकारिता में बहुत मेहनत है। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं ऊर्जांचल दस्तक। ऊर्जांचल दस्तक पे आज हमारे खास मेहमान हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति, हमारे कुलपति महोदय साहब हैं हमारे साथ। आज हम सर से बात करेंगे पत्रकारिता को लेके विभिन्न मुद्दों पे। सबसे पहले तो इन व्यस्तता भरी समय में सर ऊर्जांचल दस्तक के लिए समय दिए। सर का ऊर्जांचल दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि ऊर्जांचल दस्तक जो है ऊर्जांचल के विषयों को लेकर जनता में एक जागरूकता पैदा कर रही है, और मैं ऊर्जांचल के दस्तक के सभी दर्शकों को नमस्कार अपनी तरफ से और उनको बधाई। और मुझे भरोसा है कि ये चैनल आने वाले दिनों में ऊर्जांचल का एक आवाज़ बन के उभरेगी। सर पहला सवाल ये है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के 4 परिसर हैं, भोपाल, रीवा, खांडवा एवं दतिया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखें सर, इन चारों कैंपस की दूरियां भी काफ़ी दूर दूर हैं। इन सभी आप कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं, इन सभी के बीच में आप चारों कैंपस के बीच में एक समन्वय कैसे बैठा पाते हैं सर? ये एक चुनौतीपूर्ण रहता है। बिल्कुल, आपने सबसे पहले देखा होगा कि कोरोना काल में हमने सबसे पहले ये प्रयोग किया। सब बिखरे हुए कैंपसेस थे, हमने इंटीग्रेटेड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट किया। तो इस वजह से आपके उस वक़्त के जो क्लासेस हुए हैं वो उसमें सभी विद्यार्थी जितने मध्य प्रदेश में, जितने उस वक़्त हमारे नोएडा उत्तर प्रदेश में भी परिसर था, तो सारे विद्यार्थियों को हमने एक ही मंच से जोड़ा और एक ही तरह की शिक्षा और एक ही शिक्षक, उन्होंने सबका जो है कक्षाएं ली। तो इस प्रयोग के बाद हमने इस प्रतिनिधिमंडल जो हम अभी भोपाल से आए हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो मेंटर हैं डॉक्टर मणिकंठन नायर साहब, इनको रखा है ताकि अकादमिक उन्नयन सभी परिसरों का हो और इन सभी परिसरों में आपस में एक समन्वय बैठे। इस उद्देश्य से अकादमिक मेंटर की जो स्थापना, जो उस कार्यालय की स्थापना की गई है, तो सभी परिसर उनसे संपर्क में हैं। और केंद्र में जो है हम लोग भोपाल में उस समन्वय के साथ बैठकर ही यहाँ के नीतियों को निर्धारित करते हैं। सर से दूसरा सवाल ये है सर कि जैसा कि आपने अपने संबोधन में भी आज कहा कि डिजिटल मीडिया का प्रभाव, मीडिया जो फील्ड में जो 3 हमारे मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में आप सर प्रिंट मीडिया का जो अस्तित्व है, क्या ये अपने अस्तित्व को बचा पाएगी? आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं नहीं समझता हूँ। पश्चिम में तो देश है सर, पश्चिम में तो बहुत नदारत हो गई है, बहुत कम संख्या में अब लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो अभी भी संख्या बढ़ी रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस दर पर आप टेलीविज़न बढ़ रहा है या डिजिटल बढ़ रहा है, उस दर से नहीं बढ़ रही है। पाठक वर्ग आज भी अखबार के साथ, चाय की चुस्की के साथ जो है वो अखबार पढ़ना चाहती है। तो अखबारों का अस्तित्व तो बना रहेगा, लेकिन ये अखबारों के सामने भी चुनौती है कि वो ऐसा नया कंटेंट दें, सार्थक कंटेंट दें, प्रासंगिक कंटेंट दें, जिससे जो पाठक है वो जुड़े रहें। इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सर से सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सर से तीसरा सवाल ये है सर कि आप जो है सर लगभग 35 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं। 20वीं सदी में आप आगाज़ किए और 21वीं सदी में अभी आप 35 वर्षों से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे हैं। तो सर तब की पत्रकारिता, जब आप शुरुआत में पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अपना कदम रखे थे, और अभी की पत्रकारिता में आप कितना अंतर देखते हैं? टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अंतर पड़ा है। टेक्नोलॉजी में मैं उस ज़माने में मैंने काम किया जब हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। हम लोग लैंडलाइन से फ़ोन करते थे, पीसीओ से हम लोग फ़ोन करते थे, टेलीग्राम से भी हम समाचार भेजते थे। इस तरह का एक समय था। टेली प्रिंटर में काम करते थे, और टाइपराइटर में हम लोगों ने टाइप करके जो है टंकन से हम लोग, टंकन ज़रूर सीखते थे हम लोग, और टाइपराइटर के माध्यम से हम लोग जो है खबरों को लेते थे। उसके बाद पेजर आया, उसके बाद 2A जो रेडियो है, जिसको हम पुलिस वाले जो वायरलेस यूज़ करते हैं, वो हमारे पास आया। और उसके बाद जाके वो फ़ोन आया
जो सिंपल टेलीफोन है, सेलुलर फ़ोन, सेल फ़ोन जिसको कहते हैं, और सेल फ़ोन के बाद अब हम स्मार्टफोन के युग में आ गए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरीके से आप इतिहास को 2 हिस्सों में बांटते हैं, BC और AD, इसी प्रकार से आप पत्रकारिता को भी 2 युगों में बांट सकते हैं, BG और AG, एक बिफोर गूगल और एक आफ्टर गूगल। हम लोग बिफोर गूगल की पीढ़ी हैं, आप लोग आफ्टर गूगल की पीढ़ी हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बाकी कंटेंट तब भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है। आपके पास कंटेंट है तो आपके पास दर्शक भी आएंगे, पाठक भी आएंगे, श्रोता भी आएंगे। कंटेंट नहीं तो कुछ भी नहीं। सर से अगला सवाल है सर, चूँकि आज हमारे कैंपस में ग्रामीण पत्रकारिता का हिंदी के क्षेत्र में योगदान को लेके एक कार्यक्रम रखा गया था। सर आपसे ये सवाल है कि ग्रामीण पत्रकारिता का आज अपने रीवा परिसर माखनलाल के रीवा परिसर में एक कोर्स संचालित भी है। तो सर कई ऐसे छात्र हैं, हमारे सहपाठी हैं, हम पढ़ते हैं, तो उनका ये ख्वाहिश है कि सर क्या ये जो 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है आने वाले समय में क्या ये मास्टर्स में ये कोर्स जो है तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी इरादा यही है। लेकिन 1-2 वर्ष हम देखना चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं ये आगे चलकर यहाँ से निकल के इंडस्ट्री में क्या सफल होते हैं, इनका किस तरीके से सदुपयोग होता है इनके पढ़ाई का। तो ये देखने के बाद अगर हमें लगता है कि इसके लिए डिमांड भी है और लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें ये पहलू भी जोड़ा जाए, तो हम इसको 2 साल का पाठ्यक्रम तैयार करके इसको जो है हम एक मास्टर्स, मतलब आने वाले समय में मास्टर्स इसको बनाने का हमारा इरादा है। आखिरी सवाल है सर आपसे, चूँकि आज के इस दौर में पत्रकारिता को लेके अपने देश में काफ़ी क्रेज चल रहा है, काफ़ी छात्रों का रुझान जो है पत्रकारिता की ओर देखने को मिल रहा है। आने वाले सत्र में जो माखनलाल यूनिवर्सिटी से जो छात्र जुड़ना चाहेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो पत्रकारिता में अगर आ रहे हैं तो क्या उनके लिए क्या भविष्य? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पत्रकारिता का ग्लैमर देख के मत आइए। पत्रकारिता में बहुत मेहनत है। आपको सिर्फ रिपोर्टर और एंकर दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी एक फ़ौज है। शोध के क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, संपादक हैं पीछे, पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। देश भर में अगर आप बड़े चैनलों को आप गिनेंगे तो 100 एंकर आपको मिलेंगे, लेकिन हज़ारों के हिसाब से बच्चे विद्यार्थी निकल रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों से। अब 1000 लोग तो जो है, हज़ारों लोग तो या लाखों लोग तो एंकर तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि सर ये बिंद का जो क्षेत्र है सर, यहाँ भी पत्रकारिता का एक गढ़ माना गया है। बिल्कुल जी सर। तो देखिए, क्षमता, आपको अपना क्षमता, आपका कंटेंट कितना नया है, आप लगातार अध्ययन और अभ्यास ये आपको करना होगा। उसी से आपको अपनी पहचान, कहीं से भी पढ़ने से आपका जो है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बात करता हूँ, माखनलाल हम आपको सिखाएंगे सारे, आपके लिए जो मौलिक बातें हैं वो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में उतरेंगे तो वो देखेंगे, आपके मेहनत को देखेंगे, आपका अध्ययन को वो देखेंगे, आपके शोध को वो देखेंगे, आपके अंदर नया कंटेंट क्या है, आपके भाषा को वो देखेंगे। उसी हिसाब से आपको अवसर मिलेंगे। तो हम लोग आपको ओवरऑल सब कुछ पढ़ा सकते हैं, बाकी आपका मेहनत, आपकी अध्ययनशीलता वही आपको आगे लेके जाएगी। सर हमारे ऊर्जांचल जो हमारे सोनभद्र सिंगरौली का एरिया है, वहाँ भी कई ऐसे युवा हैं जो पत्रकारिता से जुड़ना चाह रहे हैं। उनका स्वागत है माखनलाल विश्वविद्यालय में। हम उनको हर तरह के जो है सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि विशेषकर जो देश के पिछड़े इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ से तो विशेषकर युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, तभी जाके वो बेज़ुबानों के ज़ुबान बन पाएंगे, लोगों के आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे, ये मेरा भरोसा है। बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे ऊर्जांचल दस्तक और हमारे साथ थे सर हमारे माखनलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति KG सुरेश सर। सर को बहुत बहुत आभार ऊर्जांचल दस्तक को समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।